लेते हैं। पाकिस्तान का बंटवारा एक बार फिर होने वाला है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंटने वाला है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कही हैं। ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि Pakistan will head towards a civil war. It will be split into 3 parts and it will lose its nuclear weapons. 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद आज पाकिस्तान अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है। आज हालत 1971 से भी ज़्यादा ख़राब है, जब ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया गया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। आज हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है और पाकिस्तान के कई सारे हिस्सों से आज़ादी की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान मेनली 4 प्रोविंस से मिलकर बना है: खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। इसमें से पंजाब प्रोविंस को छोड़कर बाकी तीनों प्रोविंस पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के अगेंस्ट एक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रही है और ये कई हज़ारों पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। इवन बलूचिस्तान तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी घोषित कर चुका है। सिंध में सिंधु देश के झंडे फहराए जा रहे हैं। ये लोग कराची की सड़कों में खुलेआम पाकिस्तान के संविधान की कॉपी को जला रहे हैं। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी पाकिस्तान में कई सारे बम धमाके कर चुके हैं, जिसमें इनका मेन टारगेट पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पंजाबी लोग होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून लोग अपने लिए एक अलग देश पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं और यहाँ पर तहरीक तालिबान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेना के कैंप्स में यहाँ पर अटैक करते रहता है। इवन इसको अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार भी सपोर्ट करती है, क्योंकि जो तालिबान की सरकार है अफ़गानिस्तान की, वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफ़गानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद क्या ये पाकिस्तान का दूसरा बंटवारा होगा? आखिर ये तीनों प्रोविंस पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं और पाकिस्तान इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं होगी जहां पर किसी बड़े देश को तोड़कर छोटे देशों में विभाजित किया गया हो। इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। ऐसी घटना को बाल्कनाइजेशन या फिर बाल्कनीकरण कहते हैं। यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश था जिसको तोड़कर अनेक छोटे देशों में बांट दिया गया था। ऐसा ही कुछ सोवियत संघ के साथ भी हुआ था और सोवियत संघ टूटकर अनेक देशों में बढ़ चुका था। इवन सोवियत संघ के पास तो न्यूक्लियर हथियार भी थे और वो एक सुपर पावर था, फिर भी वो अपने को टूटने से नहीं बचा पाया। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% है और यहाँ पर पाकिस्तान की 6% पॉपुलेशन रहती है। इस हिसाब से अगर देखें तो ये एरिया के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा प्रोविंस है। यहाँ पर कई सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे सोना, तांबा, गैस रिजर्व है। पाकिस्तान इनको बेचकर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रॉफिट को इनके डेवलपमेंट में खर्च ना करके सारा पैसा अपने पंजाब प्रोविंस पर खर्च करता है, जिससे बलूचिस्तान के लोग आज भी गरीबी में जी रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको लूटा जा रहा है। इसलिए ये लोग अपने हक के लिए आज विद्रोह करने पर उतर आए हैं। आज़ादी के बाद बलूचिस्तान को बिना उनकी मर्जी के पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। उस टाइम पर यहाँ पर खान ऑफ कलात का शासन था और खान ऑफ कलात अपने राज्य को पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र के तहत 1939 में इस बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया, जिसके बाद जो खान ऑफ कलात थे उनकी फैमिली के अंदर ही इसके लिए एक विद्रोह शुरू हो गया और यहीं से बलूचिस्तान में अलगाववाद की शुरुआत हो चुकी थी। उस टाइम पर खान ऑफ कलात के पास कोई ज़्यादा पावरफुल आर्मी नहीं थी, इसीलिए इन लोगों ने सोचा अगर सीधे वॉर होता है तो ये पाकिस्तान की आर्मी को हरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। ये लोग क्या करते थे, चुपचाप और अचानक आते थे और पाकिस्तान की सेना पर हमला कर देते थे और फिर तुरंत जंगलों में भागकर छिप जाते थे। अब क्योंकि इनको अपने लोकल एरियाज के जो जंगल थे वहाँ का चप्पा चप्पा इनको पता था, इसीलिए पाकिस्तान की सेना को इनको पकड़ना काफ़ी कठिन हो जाता था। इसीलिए इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना को काफ़ी हैवी डैमेज पहुंचाया। इसके बाद बलोच लोगों ने समय समय पर अपना विद्रोह जारी रखा और इन्होंने इसके लिए पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए अपने कई सारे सैनिक संगठन भी इन लोगों ने बनाए। इसमें इनका सबसे इम्पोर्टेंट सैनिक संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA है।
BLA पाकिस्तान की सेना के ऊपर कई सारे अटैक करते रहते हैं और ये कभी पाकिस्तान के जो आर्मी के व्हीकल्स होते हैं उनको बम से उड़ा देते हैं, तो कभी रेलवे को बम से उड़ा देते हैं, कभी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं। और इन हमलों में इनका मेन टारगेट पाकिस्तानी पंजाबी लोग, पाकिस्तान के आर्मी के लोग और पाकिस्तान के पुलिस के लोग होते हैं। अब ये लोग पाकिस्तान की पंजाबी लोगों को ही क्यों अटैक करते हैं, इसको आप धीरे धीरे इस वीडियो के ख़त्म होने तक समझ जाओगे। पाकिस्तान इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट करता है और इनके नेताओं को किडनैप कर उनकी हत्याएं करते रहता है। इवन पाकिस्तान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ के सिविलियन लोगों को गायब करना स्टार्ट कर दिया है। आज यहाँ के कई सारे लोग लापता हो चुके हैं जिनकी कोई भी खबर नहीं है। इसको देखते हुए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहीं से होकर जाता है और ग्वादर बंदरगाह भी यहीं पर है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पाकिस्तान ने बलोच लोगों से कोई भी सहमति नहीं ली और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको पाकिस्तान की आर्मी और चाइना आपस में शेयर कर लेते हैं और इसको बलोच लोगों के डेवलपमेंट में बिल्कुल भी खर्च नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं और इस पर अटैक भी ये लोग करते रहते हैं। सीपैक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जो चाइना के इंजीनियर्स आते हैं उनके ऊपर भी बलूच लोगों ने अटैक किए हैं। आज हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है और ये लोग दिल्ली में अपनी एम्बेसी भी खोलना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सपोर्ट करे ताकि भारत को देखते हुए बाकी लोग भी उनके सपोर्ट में आएँ। पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था और इनका कल्चर जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काफ़ी अलग है। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने सिंध के लोगों की आइडेंटिटी को मिटाना स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने सिंधी भाषा और सिंध के कल्चर को दबाने के लिए उनके ऊपर उर्दू भाषा को थोपना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भी किया था, जिससे नाराज़ होकर बांग्लादेश के लोगों ने अपने लिए एक अलग देश बांग्लादेश बनाया। जैसे ही बांग्लादेश बना तो सिंध के लोगों ने कहा जब बांग्ला भाषी लोगों के लिए बांग्लादेश बन सकता है तब सिंधी भाषी के लोगों के लिए सिंधु देश क्यों नहीं बन सकता। इसी के बाद इन लोगों ने अपने लिए एक अलग देश सिंधु देश के लिए मांग को और ज़्यादा तेज कर दिया। सिंध का सबसे इम्पोर्टेंट शहर कराची है और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र भी है और इसीलिए यहाँ पर कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पंजाबी लोगों का दबदबा है और यहाँ की ज़्यादातर चीज़ों पर पाकिस्तान के पंजाबी लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण लोकल सिंधी लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इवन यहाँ की जो लोकल नौकरियाँ होती हैं उनको भी पाकिस्तान के पंजाबी लोग खा चुके हैं, जिसके कारण आज भी सिंध के लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी है और अब उनके पास पाकिस्तान से अलग होने के सिवाय उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। सिंध में कोयला और गैस की खदानें भी हैं जिनका यूज़ पूरे पाकिस्तान के लिए किया जाता है। अब ओबियस सी बात है पाकिस्तान को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रॉफिट को सिंध के डेवलपमेंट में खर्च नहीं करता है। सिंध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। ये लोग पीने के पानी और एग्रीकल्चर के पानी के लिए सिंधु नदी पर डिपेंडेंट है, लेकिन पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस सिंधु नदी पर कई सारे डैम्स बना चुका है और इस डैम के द्वारा सिंधु नदी के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और ज़्यादातर पानी पंजाब में ही यूज़ कर लिया जाता है, जिसके बाद सिंध के लोगों के लिए पानी काफ़ी कम बचता है। पानी की कमी के कारण इनकी फसल की पैदावार भी काफ़ी कम होने लगती है। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी से लड़ने के लिए कई सारे सैनिक संगठन भी बनाए हैं, जैसे सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान पर कई सारे बम धमाके किए हैं। कई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान के जो सैनिक संगठन हैं वे आपस में मिल चुके हैं और ये लोग एक साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। इन सैनिक संगठनों का अपने लोकल एरियाज़ में काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इन लोगों की यूनिक बात यह है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य कंट्रीज़ के झंडे भी यूज़ करते हैं ताकि अदर कंट्रीज़ का भी उनको सपोर्ट मिल सके, और ये लोग कई बार भारत का झंडा भी यूज़ करते हैं। सिंध के इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इनके लीडर्स को किडनैप कर मार देती है, जिसके कारण इनके कई सारे लीडर्स देश छोड़कर किसी अन्य देश में रहते हैं और वहीं से इस मूवमेंट को वो कंट्रोल करते हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है, इसमें पश्तून लोग रहते हैं
और ये अपने लिए एक अलग देश पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। इनकी ये मांग कोई आज का नहीं है, ये इश्यू इनका काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 1893 में अंग्रेज़ों ने जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरन लाइन खींची, जिसके कारण पश्तून लोगों का कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान के पास चले गया और कुछ एरिया पाकिस्तान में आ गया, जिसके कारण इन लोगों का 2 देशों में बंटवारा हो गया और इसीलिए ये लोग आज भी ड्यूरन लाइन को नहीं मानते हैं। इवन अफ़गानिस्तान का तालिबान भी ड्यूरन लाइन को नहीं मानता है और इसीलिए ये लोग पश्तून लोगों को सपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इस रीजन में पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसने यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाया है। पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गानिस्तान का तालिबान दोनों अलग-अलग ग्रुप हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि ये दोनों ग्रुप आपस में मिले हुए हैं और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको ये पाकिस्तान से अलग कर अफ़गानिस्तान में मिलाना चाहते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पर भी पश्तून लोगों ने अपने लिए अलग देश की मांग की थी। इनके जो मेन नेता थे वे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान में मिलाने का विरोध किया था। आज हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल खाली नाम का ही है और वहां पर तहरीक-ए-तालिबान और लोकल पश्तून लोग अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्रोविंस है और पाकिस्तान की 60% पॉपुलेशन पंजाब से ही है और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसमें भी 80% सोल्जर पंजाब से ही हैं। पाकिस्तान के जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनके आर्मी जनरल्स और सिविल सर्वेंट सभी ज़्यादातर पंजाब प्रोविंस के ही होते हैं और जो बाकी के प्रोविंसेस हैं वहाँ के लोगों को काफ़ी कम ही मौका दिया जाता है। पाकिस्तान में जिन भी आर्मी जनरल्स का शासन होता है वे ज़्यादातर पंजाबी प्रोविंस के ही होते हैं और इसीलिए पाकिस्तान में आर्मी के शासन को आर्मी इस्टेब्लिशमेंट या फिर पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। पंजाब के कारण ही पाकिस्तान के जो अदर एरियाज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और सभी चीज़ों पर पंजाबी लोगों ने कब्जा कर लिया है। पंजाब ही पाकिस्तान के टूटने का मेन रीज़न बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान अदर जो प्रोविंसेस हैं उनके साथ भेदभाव करता है और बजट का ज़्यादातर हिस्सा पंजाब में ही खर्च किया जाता है और बाकी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी कम खर्च करता है, जिसके कारण वहाँ के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। इंडिया ऑफिशियल रूप से ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अलगाववादी भावनाएं हैं भारत उनको भड़का रहा है और भारत उनको सपोर्ट करता है।